8 मार्च 2014 की रात मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। बोइंग 777-200ER का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा भी था। इस फ्लाइट के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह और को पायलट फारिक हमीद एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल थे। ये फ्लाइट रात को 1:41 में टेक ऑफ करती है और एक्सपेक्टेड टाइम था कि सुबह 6:30 बजे बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक फ्लाइट मलेशिया एयर स्पेस में थी। फिर अचानक रात में 1:19 में कैप्टन ज़हारी अहमद शाह का वियतनाम ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं और उनके अंतिम शब्द होते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। और उसके 2 मिनट के बाद यानी कि 1:21 में प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाती है। प्राइमरी रडार ने बताया कि उस वक्त प्लेन ने एक शार्प यू टर्न लिया जो कि वेस्ट की तरफ था और अपने दिशा से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद फ्लाइट से कोई संपर्क नहीं हुआ, ना ही कोई फ्लाइट का सिग्नल आया और ये रातों रात बन जाती है एविएशन इंडस्ट्री की ऐसी मिस्ट्री जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight. Malaysia Airlines flight. MH370. MH370's disappearance remains Flight MH370 disappeared en route to Beijing. one of aviation's greatest mysteries. पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि हो सकता है ये टेक्निकल ग्लिच होगा, कोई इशू होगा, लेकिन जब बीजिंग एयरपोर्ट सुबह 6:30 बजे MH370 लैंड नहीं होती है तब मलेशिया, वियतनाम और चाइना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पहले साउथ चाइना सी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सैटेलाइट सिग्नल के जरिए जब पता चला कि फ्लाइट ने एक यू टर्न लिया और ये फ्लाइट इंडियन ओशन की तरफ गई। फिर इंडियन ओशन में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. इस सर्च ऑपरेशन में दुनिया के टॉप 26 कंट्रीज शामिल थी। बताया जाता है कि ये ऑपरेशन दुनिया का सबसे लंबा और महंगा यानी अप्रॉक्सीमेटली $190 मिलियन का खर्चा होता है। फिर भी आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। उसके 1.5 साल के बाद यानी जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड पर विंग्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं, फ्लैपरन पाए जाते हैं और पता चलता है कि ये फ्लैपरन, ये विंग्स के टुकड़े MH370 से मैच होते हैं। उसके बाद कई डेब्रिज मिली मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और मोजाम्बिक के कोस्ट पर। टोटल 27 पार्ट्स मिलते हैं, उसमें से 3 पार्ट्स का कंफर्मेशन मिलता है कि ये फ्लाइट MH370 की है। उसमें से 2 पार्ट्स MH370 के कैबिन के टुकड़े थे। इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट क्रैश हुई है, लेकिन ये बताना मुश्किल हो रहा था कि ये फ्लाइट हवा में क्रैश हुई या फिर इसे समंदर निगल गया। और इस घटना के बाद एक्सपर्ट्स की अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। इस पहले की पहली थ्योरी कैप्टन ज़हारी अहमद दोषी, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब अथॉरिटीज के पास कोई जवाब नहीं होता है तो सबसे पहले कैप्टन को निशाना बनाया जाता है। MH370 के केस में भी यही हुआ कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घर पर एक सिमुलेटर रूट फ्लाई किया था जो कि क्रैश जोन के आसपास मिलता है। अब उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन पर भी काफी सवाल उठने लगे थे। हालांकि किसी भी थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिल पाया। फैमिली ने इस एलिगेशंस को हमेशा डिनाई करते रहे। फिर भी आज तक सवाल उठते रहे, क्योंकि जब पायलट जिंदा ही नहीं तो फिर वो अपना पक्ष भी सामने नहीं रख सकता। जैसे हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद कैप्टन सुमित सब्रवाल को निशाना बनाया गया। जब एक्सपर्ट और अथॉरिटीज के पास कोई जवाब नहीं होता है तो सबसे पहले वो डेड पायलट को ही सबसे आसान कल्प्रिट बना देते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स थोड़ी होते हैं, ये तो अथॉरिटीज के एजेंट्स होते हैं। दूसरी थ्योरी ये सामने निकल कर आती है प्लेन हाईजैक की, क्योंकि उस रात 2 ईरानियन पैसेंजर बोरिया नूर और दिलावर सैयद फेक पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। जब ये इंफॉर्मेशन सामने आई तब हाईजैक का एंगल भी कंसीडर किया गया, लेकिन इंटरपोल और इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लियर कर दिया कि इनका टेरर नेटवर्क से कोई लिंक नहीं था। और अगर हाईजैक होता तो रैंसम या डिमांड की बात सामने आती। इस घटना का ना ही किसी टेररिस्ट ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। और इसके बाद एक और थ्योरी सामने आती है हाइपोक्सिया की, यानी कि केबिन का प्रेशर अचानक ड्रॉप हुआ होगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बेहोश हुए होंगे और फ्लाइट
ऑटो पायलट पर चलते रहा और ये जब तक चलते रहा तब तक फ्यूल खत्म नहीं होता और फ्यूल खत्म होने के बाद ये फ्लाइट इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हो गया। अगर हम लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचे तो इतने जल्दी फ्यूल कैसे खत्म हो सकता है? जब ये फ्लाइट सुबह 6:30 बजे बीजिंग में लैंड करने वाली थी तो इतने जल्दी फ्यूल कैसे खत्म हो गया? मिनिमम 8 से 10 घंटे का तो फ्यूल होना चाहिए फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। अगर मान लेते हैं फ्लाइट ऑटो पायलट पर चला भी गया हो और सारे हाइपोक्सिया का शिकार भी बन गए हो, लेकिन प्लेन की डायरेक्शन इतनी ड्रास्टिकली किसने चेंज की? फिर आम इंसान ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। हो सकता है इस फ्लाइट को ब्लैक होल ने निगल लिया हो सकता है समंदर ने खा लिया हो सकता है एलियन की कोई उड़न तस्करी आई हो और प्लेन कोई हाईजैक कर लिया हो सकता है प्लेन को किसी सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेटली उतारा गया हो, या ये भी हो सकता है इसके पीछे पैरानॉर्मल रीजन हो। 11 साल से आज तक अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। फिर 2018 में अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ओशन इन्फिनिटी, ये कॉन्फिडेंस के साथ अंडर वाटर ऑपरेशन शुरू करती है। दुनिया की हाईली एडवांस शिप जिसका नाम था सिव कंस्ट्रक्टर, जो दुनिया के सबसे नए एडवांस्ड और रोबोटिक ड्रोन सिस्टम से अपडेटेड थी। ये शिप समंदर के अंदर रोबोट्स भेजती है बिना किसी केबल के, और ये रोबोट्स समंदर के नीचे तक जाकर इमेजेस और डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ऊपर भेजते हैं। ओशन इन्फिनिटी ने लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया स्कैन कर लिया था, लेकिन फ्लाइट का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लो इस फ्लाइट के लाखों टुकड़े होकर समंदर की गहराई तक चले गए, लेकिन क्या उसे निकालना पॉसिबल नहीं है? अब कुछ लोग का मानना है कि इतने बड़े ओशन में जहां सैटेलाइट सिग्नल भी कंफ्यूज हो जाता है, वहां समंदर की हर इंच ढूंढना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। समंदर का डेप्थ और एरिया इतना ज़्यादा है कि अगर मान लो कुछ खो भी जाता है तो उसे खोजना मतलब रेगिस्तान से नीडल ढूंढना जैसा होता है। जब हम बर्मुडा ट्रायंगल और टाइटैनिक जैसी छोटी छोटी मिस्ट्री को अब तक सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी MH370 मिस्ट्री क्यों नहीं बन सकती? शायद इंसान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ह्यूमन नॉलेज, इंटेलिजेंस और साइंस की भी एक बाउंड्री होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाउंड्री कहाँ तक होनी चाहिए? इतनी एडवांस सैटेलाइट, ट्रेसिंग रडार और सोनार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक प्लेन का पूरी तरह से ट्रेस ना होना ये शॉक करता है। इंसान मार्स पर रोवर भेज सकता है, मून पर घर बसाने की बात करता है, लेकिन धरती के 239 लोगों का घर जो तबाह हुआ, ये एक मॉडर्निटी का इंसान के गाल पर कड़ा तमाचा है। मून, मार्स या किसी और प्लेनेट पर जाने से पहले धरती को ठीक से समझ लेते, समंदर को ठीक से जान लेते। सोचने वाली बात यह है कि किसी देश के बॉर्डर में एक परिंदा भी घुस जाए तो सर्वेलेंस एक्टिव हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट गायब हो जाती है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। आज के समय में सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल बन चुकी है कि जमीन के अंदर छुपा हुआ यूरेनियम का स्टॉक भी दिख जाता है। चाहे मिसाइल साइट्स हो या फिर यूक्रेन में वार जोन के टैंक का मूवमेंट, ऊपर वाला सब देख रहा है। आजकल सैटेलाइट के जरिए छोटी छोटी मूवमेंट भी डिटेक्ट हो जाती है। फिर इतनी तकनीक होने के बावजूद भी इतना बड़ा पैसेंजर प्लेन अचानक कैसे गायब हो जाता है? ये टेक्नोलॉजी के चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग का ये कहना है कि अगर प्लेन ने ट्रांसपॉन्डर और ACARS जब मैन्युअली बंद किया तो कैसे पता चलेगा कि प्लेन कहाँ पर है? ACARS यानी कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड एड्रेसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब कि अगर किसी फ्लाइट ने अगर मान लो कोई सिस्टम बंद कर दे तो फिर वो रडार से गायब होना उसका तय है। मान लो किसी फ्लाइट ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया, उसका इनविजिबल होना तय है, तो फिर काय के मॉडर्न है हम? इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़रूरी काम ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी ही सिक्योर नहीं है। ज़रूरी ये नहीं है कि मून और मार्स पर जाकर घर बनाए, ज़रूरी ये है कि ग्राउंड रियलिटी चेक करना, अपने ग्राउंड रडार और अर्थ सर्वेलेंस को फुल प्रूफ बनाना। अगर 239 लोग एक झटके में वैनिश हो जाते हैं और उसका 1% डेटा भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, तो ये मॉडर्निटी का इंसान को एक वार्निंग है कि पहले धरती को अच्छे से समझ लो, फिर स्पेस के बारे में सोचो। आपको क्या लगता है, क्या ये एविएशन इंडस्ट्री की मिस्ट्री कभी सॉल्व हो सकती है या फिर ये मिस्ट्री बन के रहेगी? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।